अजीत पवार ने कहा कि 1995 में कृष्ण घाटी विकास निगम के दौरान मराठावाड़ा की एक सिंचाई परियोजना की फाइल उनके पास आई थी, जिसमें लागत 330 करोड़ रुपए दिखाई गई थी। उन्होंने इसे खारिज कर दिया और दोबारा मूल्यांकन के बाद पता चला कि वही परियोजना मात्र 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती है। अजीत पवार के मुताबिक 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के लिए और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत लाभ के रूप से जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि अगर ये अतिरिक्त राशि मंजूर हो जाती तो राज्य में भारी वित्तीय संकट पैदा हो जाता। इसके साथ ही अजीत पवार ने दावा किया कि मूल फाइलें आज भी उनके पास सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 1999 में कानूनी कार्रवाई करने पर राज्य में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मच सकती थी, इसलिए उस समय कदम नहीं उठाया गया। अब उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और अजीत पवार गुट के बीच तनाव चरम पर है। नगर निकाय चुनावों में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अजीत पवार के रुख से साफ है कि अब वो बीजेपी के साथ वापस आने के मूड में नहीं है। दोस्तों नमस्कार। 28 तारीख को यानी कि कल 28 जनवरी को राजनीतिक जगत में एक खबर आने से पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मच गया है। ये खबर लगभग 9 बजे के करीब समाचारों में दिखी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक हवाई यात्रा के दौरान निधन हो गया। इस बात को लेकर पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में लोगों को हैरानी हुई कि जो व्यक्ति सुबह तक भला चंगा था, अच्छी तरीके से अपने क्षेत्र में बारामती जाने के लिए एक प्राइवेट जेट से प्लेन से बारामती पहुंचने वाले थे, लैंडिंग के समय प्लेन क्रैश हो जाता है और आधा दर्जन लोगों की मौत हो जाती है। 10:30-11 बजे तक डीजीसीए ये इस बात की घोषणा करता है कि अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं और वर्तमान में एनसीपी अजीत के गुट के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में तैनात हैं। ये पहली बार नहीं बल्कि 3-4 बार अजीत पवार सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी मौत की खबर जैसे ही आती है तो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाता है। उनके घर पर पार्थिव शरीर को लेकर जब बारामती पहुंचते हैं तो लोग फूट फूट के रोने लगते हैं। कारण ये है कि अजीत पवार ने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत सारे काम किए। बारामती क्षेत्र जब भी उनका जो कि क्षेत्र है वहाँ पर वो स्थानीय लोगों के लिए एक भगवान से कम नहीं माने जाते थे। उनके क्षेत्र के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मामले में अजीत पवार की मदद से वहीं पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ये माना जाता है कि अजीत पवार और शरद पवार जैसे नेता अपने क्षेत्र में भगवान के रूप में, भगवान के स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। ये मालूम नहीं है मुझे, अभी वो इसको 5 साल हुए हैं। सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब को वापस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। आप लोग क्रॉस ओवर कर गए, शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई, वो क्यों नहीं गए? पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। आप भी नहीं? दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। हमारी आंटी भी नहीं बता सकती। हादसे से पहले 6 महीने पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है उस फ्लाइट में भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री
विजय रूपाणी उसी डेट पे मरते हैं जिस डेट में उनका जन्मदिन है, उसी दिन उनकी मौत होती है। उनकी मौत पे भी आशंकाएं जताई जा रही थी। ये साफ अंदर ही अंदर ये चर्चा चल रही थी कि विजय रूपाणी की सामान्य मौत नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी साजिश है। ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में उठी थी। ठीक उसी तरीके से अब भी अजीत पवार की मौत के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, राजनीति जगत में चर्चा हो रही है और मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि अजीत पवार की मौत के पीछे कुछ ना कुछ साजिश है। ये बताया जा रहा है कि महायुति सरकार में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। यही वजह है कि बीएमसी के चुनाव में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कैंडिडेट उतारे। इस बात को बल मिलता है कि आपस में जो महायुति सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी व अन्य दो घटक जो कि शिवसेना, शिंदे ग्रुप और अजीत पवार की एनसीपी में सब कुछ तालमेल ठीक ठाक नहीं है। यही वजह है कि अब आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इनके पीछे भी कुछ ना कुछ साजिश की जा रही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं। जैसा कि पहले भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आदिवासी समाज से आने वाले गोपीनाथ मुंडे की भी डेथ रहस्यमय तरीके से हादसे में हुई। वो दिल्ली से शायद महाराष्ट्र की तरफ आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस तरीके से रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। पिछले 10-11 साल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक जगत में रहने वाले लोग, साथ में जो राजनयिक होते हैं, अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं, उनके साथ भी ऐसे हादसे देखे गए हैं। याद होगा कि आपको जो में देश के पहले सीडीएस विपिन सिंह रावत एक हवाई यात्रा के दौरान परिवार सहित आ रहे थे, तो उनके साथ भी प्लेन क्रैश करता है, हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और उनकी सतर्कता, उनकी रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। माफ कीजिएगा, रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात है, इन सब चीज़ों के पीछे जांच बैठाने का काम सरकार तो करती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि उसकी रिपोर्ट में क्या निकला और क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। मान ले हादसे घट जाते हैं और सरकार जांच बैठाकर चैन की नींद सो जाती है। ये जनता को पता नहीं चलता किस हादसे में किस वजह से इतने लोगों की मौत हुई, बस खाना पूरी कर दी जाती है। जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मुझ पे 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे, आज मैं उनके साथ सरकार में बैठा हूं। लगता ये था कि अब वो खतरे की लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन उनके साथ ये होगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की। देखिए, बहुत सारे लोग हैं। गोपीनाथ मुंडे के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। यंग आदमी थे, लेकिन एक अच्छे बड़े उभरते हुए आदिवासी नेता थे। प्रमोद महाजन साहब के वो थे, बहनोई थे। और इसी प्रकार से आपने सुषमा स्वराज जी के साथ देखा, इसी प्रकार से अरुण जेटली जी के साथ आपने देखा, आपने जो गोवा के पर्रिकर साहब थे उनके साथ देखा। तो देखिए, इस प्रकार की तो बहुत सारी घटनाएं, तो डर तो हमको लगता था, लेकिन इस लिमिट तक हो जाएगा इसकी हमने कल्पना नहीं की। देखिए, बात बिल्कुल पक्की है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है, बाहरी कांग्रेसी या किसी दूसरे दल का आदमी वहां के कल्चर से एडजस्ट नहीं कर सकता। देखिए, एक हर चीज का एक हैबिटेट होता है और उस हैबिटेट की आदत होती है। भाई, जैसे आप जिस तरह के घर में रहते हैं ना, आपको अपना घर अच्छा लगता है, अपना बिस्तरा अच्छा लगता है, अपनी माँ अच्छी लगती है,
भाई उस हैबिटेट की आपको आदत है, बचपन से वही सुगंध आपने देखी है, उसी प्रकार का खाना खाया है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। अब लोग कहेंगे साहब पिज्जा बहुत अच्छा होता है, आपको पिज्जा नहीं अच्छा, मुझे नहीं लगता अच्छा। अजीत पवार की मौत होती है बाद में और विकिपीडिया पर एडिट हो जाता है पहले। आज 28 तारीख को पता चला होगा आपको उसकी मौत के बारे में, जबकि विकिपीडिया पर 27 को लिखा जा चुका है। पहले से मालूम था किसी न किसी को, या फिर मौत पहले हो चुकी है, आपको अब बताया गया है। दूसरी बात, ऐसा जहाज़ देना जिस कंपनी का नाम है शायद 45XR, उससे पहले लियरजेट लिखा जाता है, कैप्टन रोहित सिंह की है ये कंपनी, VSR वेंचर्स। ये जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर 2023 में भी एक्सीडेंट हो गया था, 3 लोग घायल हो गए थे, उसकी जांच अभी तक चल रही है। वो जहाज़ VIP ड्यूटी में क्यों दिया, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और जैसे विजय रूपाणी कुछ पोल खोलने वाला था तड़ीपार और आदमखोर की, इसी प्रकार से अजीत पवार भी बीजेपी छोड़ने ही वाला था। अब ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो आप ही बताइए। अब आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए आखिरकार क्या कह रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हिल गई है इस बयान को लेकर, क्योंकि अजीत पवार ने इल्जाम ही ऐसा लगा दिया। 1999 का जिक्र कर रहे हैं और पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल मेरे पास आई थी, तब इसकी लागत थी 330 करोड़ रुपए दिखाई गई। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। जांच करने पर पता चला कि असली लागत सिर्फ 220 करोड़ है। कौन कह रहा है? अजीत पवार। 220 करोड़ की जगह 330 करोड़ दर्शाया गया भारतीय जनता पार्टी ने, यानी सीधे सीधे 110 करोड़ का गबन। 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए जोड़े गए थे। कौन कह रहा है? अजीत पवार कह रहे हैं सरकार भी अगर गड़बड़ी करती, अधिकारियों के बीच कट मनी पहुंचती। कट मनी का जिक्र कर रहे हैं और उनका यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कट मनी, मोदी जी कहते थे ना कि विपक्ष की सरकारें कट मनी लेती है, उसी कट मनी का जिक्र यहां पर अजीत पवार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए कर रहे हैं। डिप्टी सीएम कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास फाइल है। फाइल रकम मंजूर हो जाती तो राज्य पर बड़ा आर्थिक नुकसान होता, वो फाइलें आज तक मेरे पास हैं और ये बयान में साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। मतलब कि अजीत पवार, इसे यूं समझिए कि त्रुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अजीत पवार ने क्या ढूंढ लिया है। गर्दन अजीत पवार ने अब बीजेपी की पकड़ ली है, क्योंकि अजीत पवार को बार बार तोहमत इसी बीजेपी ने मढ़ी। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, करोड़ों रुपए का घोटाला, और आज देखिए अजीत पवार डिप्टी सीएम है उसी सरकार में जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं। कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचारी कहने वाले आज मुझे डिप्टी सीएम बना रहे हैं। और देखिए आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर, और इसी खबर में लिखा हुआ है चंद्रशेखर, इन्होंने बयान दिया और कहा कि फाइल अजीत पवार के पास आई थी और उन्होंने ऐसे आरोप अगर होते तो उसी वक्त खुलासा करना चाहिए था, तब उनकी ईमानदारी दिखाई देती। लेकिन अब वो खुलासा क्यों कर रहे हैं? गजब बात है, बीजेपी की भी गजब बात है। यानी अपने साथ कोई आ जाए तो उसके सारे पाप माफ, और अपने खिलाफ कोई जाए विपक्ष में हो तो महाभ्रष्टाचारी। 30-30 साल पुराने विपक्ष के मामलों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। यही इल्जाम लगते हैं ना कि भाई गांधी परिवार को फंसाने के लिए सदियों पुराने, सालों पुराने मामले जो हैं वो खोद खोद कर निकाले जाते हैं। लेकिन यहां एक डिप्टी सीएम खुद आरोप लगा रहे, कह रहे फाइल मेरे पास है। कह रहे तब क्यों नहीं बताया था, अब क्यों बता रहे? यह है चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र करने वाली बीजेपी की असली सूरत। लेकिन खैर, अब एक दूसरे पर झूठे होने का इल्जाम मारा जा रहा है। यानी अजीत पवार ये इल्जाम मढ़ रहे बीजेपी पर और बीजेपी उन पर पहले इल्जाम मढ़ चुकी है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल कारी है? पीएमसी चुनाव के नतीजे एक तरफ और पवार का यूं बयान देना और सियासी तूफान को खड़ा करना क्या संकेत दे रहा है?
और जिस समय भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी समर्थित सरकार पर लगाया गया, उस वक्त महाराष्ट्र में 1995 से 99 तक बीजेपी शिवसेना की सरकार थी। एक प्लेन क्रैश किया था जिसमें संजय गांधी के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे और उनका प्लेन क्रैश भी कानपुर के आसपास इलाके में हुआ। उस मौत को लेकर भी मीडिया में खूब चर्चाएं हुई। ये तक यहाँ तक कहा गया कि संजय गांधी इंदिरा गांधी पर दबाव बनाते थे। यही वजह है कि उनकी मौत के पीछे भी साजिश रची गई। यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी शक के दायरे में लाया गया कि उन्होंने अपने ही बेटे को हवाई यात्रा के दौरान मरवाने की साजिश रची। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ चर्चा में थी, ऐसा कुछ भी नहीं जांच के दौरान निकला कि इंदिरा गांधी पर ये आरोप साबित हो सके कि उन्होंने संजय गांधी की हत्या की साजिश रची। जांच पड़ताल में सब कुछ क्लियर हो गया कि तकनीकी खराबी के कारण जो प्लेन का इंजन ने काम करना बंद कर दिया। यही वजह थी कि संजय गांधी अकाल ही दर्दनाक मौत के शिकार हो गए।